हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्गम सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना क्यों इतना जरूरी है, ताकि आपको समझ में आ सके आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक कितनी डेप्थ में पढ़ना है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस फ्रेम में आते हैं। राइट, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो कहता है कि several proteins are modified by phosphorylation at specific amino acid residues to alter their activities. Which one of the following amino acids is not typically a site of phosphorylation in proteins? तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कौन से टॉपिक से आया हुआ है ना। तो ये आया हुआ है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आपको बताना पड़ता है कि जो पार्टिकल केमिकल मॉडिफिकेशन हुई है वो कौन से अमाइनो एसिड पे हुई है। तो वही इस केस में पूछा गया है कि फॉस्फोराइलेशन प्रोटीन्स में अब इनमें से कौन से अमाइनो एसिड्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, लाइसिन, सीरिन, थ्रियोनिन या टायरोसिन। तो पहले आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है ना। ये गलती जो मैंने अभी अभी करी, देखो नोट तो देखा ही नहीं, सबसे बड़ी गलती होती है ये एग्जाम में, नोट। इससे पूछा है जो नहीं होगा वो बताना है, ठीक है। तो लाइसिन, सीरिन, थ्रियोनिन या टायरोसिन में से कौन सा आंसर होगा। तो आपको मैं एक टेबल दिखाती हूं, देखिए। मॉडिफिकेशन है ये पर्टिकुलर सिंपल ग्रुप्स की, और ये है अमाइनो एसिड जो मॉडिफाई होता है, राइट। तो इसमें देख सकते हैं एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन बोथ आर अकरिंग ऑन द अमाइनो एसिड लाइसिन। ठीक है, लाइसिन पे हो रहा है एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के लिए जो अमीनो एसिड्स हैं वो है सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, जो कि उसमें एज इट इज दिए हुए हैं, है ना। हाइड्रोक्सिलेशन किस में होगा, प्रोलिन एंड ग्लाइसिन में। एन फॉर्माइलेशन एंड टर्मिनल ग्लाइसिन, राइट। एंड कार्बोक्सिलेशन के लिए ग्लूटामेट आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको एज इट इज टेबल बिल्कुल लर्न करनी पड़ेगी। तो अपने क्वेश्चन पे जाते हैं और आंसर मार्क करके आएंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, लाइसिन। सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन पे फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इंट्रॉन्स इन द यूकैरियोटिक जीन्स आर फाउंड इन। अब आपको बताना है कि इंट्रॉन्स कहां पर मिलते हैं। यूकैरियोटिक्स के केस में इंट्रॉन्स देखने को मिलते हैं जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में इनको ही हम बोल देते हैं तो स्पेसर जीन्स, क्योंकि उसमें वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स बड़े साइज के होते हैं यूकैरियोट्स में। तो इन्होंने पूछा है कि आरआरएनए एंड एमआरएनए एनकोडिंग जीन्स में होते हैं लेकिन टीआरएनए में नहीं होते। बी सेज mRNA and tRNA encoding genes but not in the rRNA. mRNA encoding genes but not in tRNA and rRNA, and rRNA, tRNA and mRNA coding genes. तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्कर सेक्शन बी के क्वेश्चन है ये। क्या आंसर होगा इसका। तो जो इंट्रोन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है ना। प्रोसेसिंग के टाइम पे जब हम आरएनए प्रोसेसिंग करते हैं यूकैरियोट्स में, तो इंट्रोन्स को रिमूव किया जाता है और एक्सोन्स को ऐड किया जाता है ना। कौन से प्रोसेस से, इसको बोला जाता है स्प्लाइसिंग। और आप लोगों को पता है आरआरएनए में, टीआरएनए में एंड एमआरएनए में सभी केसेस में ही जो है वो इंट्रोन्स देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। एक बार हम देख भी सकते हैं कि mRNA में, rRNA में और tRNA में कौन से टाइप के इंट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली जो GUAG, AUAC एंड GUAC यूकैरियोटिक mRNA में ये इंट्रॉन्स होते हैं। GUAG इज 80%, ठीक है, बाकी सब कम कम होते हैं, सबसे ज्यादा GUAG होता है। rRNA में बात करें तो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, ठीक है, और बाकियों में ग्रुप 2। tRNA के लिए tRNA इंट्रॉन्स जिसको स्प्लाइसिंग के थ्रू हटाया जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
In eukaryotic genes, DNA sequences that define gene promoter occurs. ये क्वेश्चन आया है अब आपका ट्रांसक्रिप्शन से, है ना, एंड ट्रांसक्रिप्शन में भी कौन से पार्ट से? प्रोमोटर से। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि प्रोमोटर कहाँ मिलेगा, ठीक है, ओनली इन अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ओनली in the region that represent the transcribed part of the genes, only in the regions downstream of the transcription termination site, either in the region upstream or within the transcribed region of the gene. क्या आंसर होगा इसका आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैं एक डीएनए बनाती हूं, ठीक है, इसके अंदर एक प्लस साइड होती है ना, इस +1 साइड को बोला जाता है स्टार्ट साइट, मतलब यहां से स्टार्ट होगी ट्रांसक्रिप्शन। इसके आगे वाला पूरा जो रीजन है ये होता है अपस्ट्रीम, सॉरी ये होता है डाउनस्ट्रीम। एंड दिस साइड अगर हम जाते हैं तो ये होता है अपस्ट्रीम। ओके, तो आपने काफी आरएनए के केस में जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी थी, आपने पढ़ी होगी, प्रोमोटर किस इस टाइप से होते हैं, है ना, कुछ में इस टाइप से होते हैं, कुछ केस में आरएनए पॉलीमरेज किस तरीके से बाइंड करेगा, एंड इन सम केसेस इट वाज आल्सो प्रेजेंट हियर, है ना। तो देखो ये स्टार्ट साइट में यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होएगी और इस पूरे एरिया का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्राइब्ड रीजन में भी है और अपस्ट्रीम रीजन में भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ओके, गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी हमारे 2 मार्कर्स चल रहे हैं सेक्शन बी के, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स, एक और ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन। तो इसमें इन्होंने बोला है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स के बारे में बताओ। और एक जो चीज आपको क्वेश्चन में देखनी है कि नॉट ट्रू, ठीक है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, TBP recognize Tata element by inserting one of its alpha helices into the major groove of DNA. TBP DNA interaction causes the DNA to bend. The TBP DNA interaction is governed in part by the intercalation of the side chains of phenylalanine residues of TBP between the base pairs of the 2 ends of the Tata element sequence. बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन और सेक्शन बी का ही है ये। तो देखिए टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या होते हैं? आपको पता है टाटा बॉक्स होता है, वहां पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो ऐड करते हैं और उनका काम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज को लेके आना, है ना, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो यूकैरियोट्स के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले आता है डी, है ना, एक सीक्वेंस याद करा होगा आपने, डी आएगा, फिर A+B, है ना, फिर F है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को लेके आता है, देन E असिस्ट करता है किसको? H को, H इज फॉर हेलिकेज काइनेज एक्टिविटी। तो DABFEH ये सीक्वेंस हम याद करते हैं। अब D वाला जो है ये क्या करेगा? D अपने साथ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स को भी लेके आता है प्लस 14 टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। तो डी के साथ ये सब आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। TBP recognizes the Tata element by inserting one of its alpha helices into the major groove of DNA। तो गड़बड़ यहाँ पे है, यहाँ पे मेजर नहीं, यहाँ पे माइनर आएगा। वो किस तरीके से जो है वो रिकॉग्नाइज करता है टाटा एलिमेंट को डीएनए में, उसके बारे में ये बताया गया है। एंड जो ये वाला स्टेटमेंट है सी कि डीएनए बेंड कर जाता है, ये बिल्कुल सही है। देखो डीएनए इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, राइट। यहाँ पे आया टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं आरएनए पॉलीमरेज को कैसे बताएंगे कि यहीं से स्टार्ट करनी है? तो वो कुछ कन्फर्मेशनल चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? इस तरीके से डीएनए को बैंड कर देंगे। कितना बैंड कर देंगे?
अप्रॉक्सीमेटली 80% बेंडिंग देखने को मिलती है इस केस में। समझ में आया? एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी। बाकी सबके आंसर मार्क कर दिए थे हमने। यस, इसका आंसर है डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आया क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, ठीक है। किसके बारे में पूछा गया है? ये म्यूटेशंस के बारे में पूछा गया है। म्यूटेशन के टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम म्यूटेशंस। Read carefully. Change of DNA sequence from AGC to ATC in non-coding strand can have a major impact on the protein production, right? Suppressor mutation restores the original phenotype only when a second mutation occurs at the original site of the mutation. तो suppressor mutation का अगर आपने पढ़ा होगा, suppressor mutation में क्या होता है? suppressor mutation में ये होता है कि वापस से वो उस म्यूटेशन को सप्रेस कर देता है, मतलब जो उसका फिनोटाइप है वो वापस आ जाता है। फर्स्ट केस में ही आ जाता है, नॉट इन सेकंड म्यूटेशन। तो फर्स्ट केस में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। म्यूटेशन रेट रिमेन्स द सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। क्या म्यूटेशन रेट सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है? नो। ये वेरी करता है विद ऑर्गेनिजम्स, है ना, इट वेरीज। Strand slippage during replication is a consequence of loop formation in one strand of DNA, right? Hydroxyl amine adds a hydroxyl group only on cytosine. ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है, देखो, which one of the following options represent the combination of all incorrect? यही तो क्वेश्चंस की ब्यूटी है, राइट? कि वो आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे, आप क्वेश्चंस में इतना गुम हो जाओगे, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो दिखेगा ही नहीं, है ना। आप देखोगे अच्छा सही सही कौन सी है। तो हमने पहले ही देख ली थी कि बी एंड सी आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, रिमेनिंग आर बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लैक ऑपेरॉन से क्वेश्चन है, ओके। In a lac operon, a nonsense mutation in the gene encoding beta galactosidase, आपको पता होगा लैक ऑपेरन में बीटा गैलेक्टोसिडेज का क्या फंक्शन होता है ना, was found to interfere with the expression of downstream permease and transacetylase genes. Okay, which one of the following may explain this observation most appropriately? तो ये कौन सा अफेक्ट देखने को मिल रहा है? पोलर अफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन, ट्रांस इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन, binding of the release factor to the nonsense codon prevents translation of the downstream cistrons, formation of a stem loop structure in the upstream cistron prevents translation of downstream cistrons. तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो गाइस इसका आंसर रहेगा पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। अभी कैसे आया है ये हम देखते हैं, देखो। In a lac operon, a nonsense mutation in the gene encoding beta galactosidase was found to interfere with the expression of downstream permease. तो इसका आंसर रहेगा पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। ये बोला जाता है इस ऑब्जर्वेशन को। म्यूटेशन का टॉपिक भी जरूरी है, इसका मतलब समझ में आया ना। तो यू हैव टू रिवाइज म्यूटेशन टॉपिक। 2 क्वेश्चन म्यूटेशन से देखने को मिल गए हैं, ये इसलिए क्वेश्चन आप कौन सा नहीं छोड़ सकते। अमाइनो असाइल tRNA synthetase in an organism have evolved to catalyze amino acylation of their cognate tRNAs. Okay, so this is from the topic amino acylation of tRNA. ठीक है, मतलब चार्जिंग ऑफ tRNA। क्या होता है इसमें? हमें tRNA के ऊपर चार्जिंग करने के लिए tRNA की जो 3 प्राइम पे CCA आर्म होती है, जिसको एक्सेप्टर आर्म बोला जाता है, राइट, उसके ऊपर अमाइनो एसिड की बाइंडिंग करानी है। तो इसके ऊपर अमाइनो एसिड आएगा, तभी ये हो जाएगा चार्ज tRNA। अगर अमाइनो एसिड नहीं है तो वो होता है अनचार्ज tRNA। तो इतना आप लोगों को पता चल गया कि 3 प्राइम पे CCA एंड है ना, tRNA के 3 प्राइम पर CCA एंड है, ठीक है।
तब उन्होंने पूछा है इस CCA एंड के लास्ट में कौन है, A, है ना, तो A के पास क्या होती है, राइबोज शुगर, राइट। यहाँ पे 2 OH है और यहाँ पे 3 OH है, क्योंकि ये हम RNA की बात कर रहे हैं, tRNA में 2 पे भी OH है और 3 पे भी OH है। तो जो अब अमाइनो असाइल सिंथेटेज है, जो अमाइनो एसिड को लेके आएगा, वो किस पे इसको ज्वाइन करेगा, ठीक है, बताओ। इधर एट द 3 हाइड्रोक्सिल और 2 हाइड्रोक्सिल पोजिशन ऑफ द एडेनोसिन एट द CCA एंड, ओनली एट द 3 हाइड्रोक्सिल of the CCA, only at the 2 hydroxyl position of the adenosine at the CCA end, only at the C1 position of adenosine at the CCA end। तो आपको याद रखना है कि वैसे जो 3 प्राइम पे CCA है, ठीक है, उसके A की भी शुगर के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ऐड करना है अमाइनो एसिड, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ क्लासेस होती है जो एंजाइम्स की, वो 2 हाइड्रोक्सिल पर भी ऐड कर देती है, ठीक है। एक होती है क्लास 1, एक होती है क्लास 2। तो जो क्लास 1 है एंजाइम्स की, वो ऐड करती हैं कहाँ पर, एड्स एट 2 हाइड्रोक्सिल पर, लेकिन 2 हाइड्रोक्सिल पर तो नहीं जाना, देन इट विल ट्रांसफर टू 3 हाइड्रोक्सिल, ठीक है, इनडायरेक्टली वो जाएगा। लेकिन जो क्लास 2 के एंजाइम्स हैं वो डायरेक्टली किस पे ऐड करेंगे, वो डायरेक्टली एड्स एट 3 हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो किस टाइप से ये हो रहा है, तो दोनों ही केस हो सकते हैं, इधर 3 हाइड्रोक्सिल और 2 हाइड्रोक्सिल पोजीशन ऑफ द एडेनोसिन एट द CCA एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स are made about the bacterial ribosomes and their functions. Association of 23S rRNA with 16S rRNA is essential to catalyze in vitro peptide bond formation using model substrates. 23S rRNA is necessary and sufficient to catalyze in vitro peptide bond formation using model substrates. Ribosomes carries a polymerization activity and 16S rRNA is necessary and sufficient to catalyze in vitro peptide bond formation using model substrates. पहले हमें देखना है पूछा क्या गया है। उन्होंने बोला है करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है इनमें से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो होता है 80S राइबोसोम, और उसमें कितनी यूनिट होती है, स्मॉलर एंड लार्जर 60 + 40। इन द सेम केस प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम में 50 + 30, ठीक है। जो लार्जर सब यूनिट होती है या तो वो 60S है यूकैरियोट्स में, या प्रोकैरियोट्स में 50S है ना। और उसमें जो सबसे बड़ी सब यूनिट है rRNA का जो कंपोनेंट है, लाइक 23S rRNA प्रोकैरियोट्स में एंड 28S rRNA यूकैरियोट्स में। 23S किसके केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में, और 28S यूकैरियोट्स के केस में। तो जो ये लार्जर आरएनए के कंपोनेंट्स हैं, यही दिखाते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का जो काम है, ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेंगे। मींस जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम है ना, वो इस कंपोनेंट्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है, 23S एंड 28S। तो स्मॉलर सब यूनिट का क्या काम है, 16S और 18S क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, उनके पास एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है ना, 3 प्राइम एंड पे कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, 16S पे भी 18S पे भी। वो कंजर्व्ड सीक्वेंस किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस के, यूकैरियोट्स की बात करें तो कोजेक सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वहीं जाके mRNA की बाइंडिंग होगी, है ना, राइबोसोम के साथ, फिर आगे जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो फर्दर कैरी ऑन होता है। तो इसमें देख सकते हैं हम, देखो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का जो काम है वो कराता है 23S। सो 16S इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू कैटलाइज इन विट्रो पेप्टाइड बॉन्ड। रॉन्ग,
राइबोसोम कैरी अ पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, राइट, राइबोसोम्स पॉलीमराइजेशन कराता है, ठीक है। बी स्टेटमेंट क्या कहती है, 23S आर RNA इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, बिल्कुल 23S के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स। एसोसिएशन ऑफ 23S एंड 16S पेप्टाइड बॉन्ड के करवाएंगे। 16S का अपना खुद का अलग काम होता है, 16S स्मॉलर सब यूनिट का पार्ट है, 23S लार्जर सब यूनिट का पार्ट है। 23S कैटालिटिक काम कराएगा, 16S ज्वाइनिंग कराएगा mRNA के शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस पे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर क्या हुआ, साफ सीधा हुआ आंसर बी। सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसने ट्रांसलेशन पढ़ी होगी उनको ये बहुत इजीली आएगा, ठीक है। 4 मार्कर मैच द फॉलोइंग, ये आया हुआ है आपका रिकॉम्बिनेशन से। तो रिकॉम्बिनेशन में जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो पर्टिकुलरली हर स्टेप पे अपना काम करते हैं, उनके बारे में ये पूछा गया है कि स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन्स की असेंबली कौन बनाएगा, रिसेक्शन कौन कराता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक कौन कॉज करेगा, एंड स्ट्रैंड इन्वेजन कौन करेगा। तो ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है, इन प्रोटीन से उनके फंक्शंस को मैच करना है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, सोचो। रेड 51, SPO11, रेड 52 एंड रेड 59 MRX या MRN कॉम्प्लेक्स, तो किसका क्या फंक्शन रहेगा। तो रेड 51 आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका काम होता है स्ट्रैंड इन्वेजन में, ठीक है। इसका क्या काम होता है, रेड 51 का काम होता है स्ट्रैंड इन्वेजन में। तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं, सबको अगर थोड़ा थोड़ा है। इसके अलावा जो असेंबली करवाता है, राइट, जो असेंबली करवाएगा स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन्स की, वो होते हैं रेड 52 एंड 59, इनका काम होता है असेंबली का, ठीक है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है आपको चारों पॉइंट ना पता हो, ठीक है, हो सकता है आपने दो के ही नाम सुने, दो के नाम ही नहीं सुने आज तक, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कुछ के फंक्शन याद नहीं आ रहे या कंफ्यूजिंग है, तो उसमें क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में अगर आपको एक आता है तो पहले उसके हिसाब से ऑप्शंस में ढूंढना स्टार्ट करो, ठीक है। जो आपको लग रहा है हो सकता है उसको ऑप्शन में देखो, जो आपको 100% पता है, लाइक अगर आपको ए का पता है 4 स्ट्रैंड इन्वेजन, तो देखो ए का 4 इस केस में भी है और ए का 4 इस केस में भी है, राइट, बाकी सारे अलग हैं। मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है आपके एलिमिनेट हो गए, आपका 50% ऑप्शन ही बचे हैं, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि रेड 52 एंड रेड 59 का असेंबली ऑफ स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन्स होता है, तो ये किस केस में है, ये इस केस में है सिंपली, लेकिन और भी मैच कर लेते हैं, सारे पता होने चाहिए। बी का 3 SPO11, ये क्या करता है, ये मियोसिस में डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स लगाता है, क्या, SPO11 हो सकता है पढ़ा होगा आप लोगों ने। डी का 2 MRXN कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा, ये रिसेक्शन का काम कराता है, जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक में 3 ओवरहैंग्स बनते हैं ताकि वो स्ट्रैंड इन्वेड कर सके, राइट, बनते हैं ना। तो मतलब जो 5 वाला है वो थोड़ा थोड़ा आगे जाता है, रिसेक्शन का काम करता है, तो वो कौन कराएगा, वो कराएगा MRXN कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आरएनए प्रोसेसिंग से है, आरएनए प्रोसेसिंग से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप टॉपिक देख सकते हो कि अब क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, राइट। तो आरएनए प्रोसेसिंग में देखो, आरएनए एडिटिंग कैन अकर via the deamination of cytosine residues leading to formation of uracil and thus a change in coding sequence। बताओ, ये है केमिकल मॉडिफिकेशन वाला जो हमने किया था, ठीक है, या आप लिख सकते हो आरएनए एडिटिंग इसमें हो रही है, हाँ लिखा भी हुआ है, राइट। तो 5' कैपिंग करते हैं, है ना, M7G 7 मिथाइल गुनालाइट की कैप लगाते हैं 5 प्राइम पे, 3 प्राइम पे बहुत सारे A लगाते हैं, पॉलीडाइलेशन कराते हैं। थर्ड स्टेप में स्प्लाइसिंग करेंगे, इंट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, या तो वो स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड होगा या वो ग्रुप 1 2 इंट्रॉन्स
जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है, या फिर वो सेल्फ स्प्लाइसिंग होगा। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है इसमें mRNA के केस में क्या हुआ था, RNA एडिटिंग, जो फोर्थ स्टेप हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस होती है। द मेजर स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स मीडिएट्स द रिमूवल ऑफ ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। क्या था ये? नहीं, ग्रुप 2 वाला नहीं था इसका, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स हमने बनाया था, you can remember. Transplicing event seen in trypanosomes allows the formation of multi-gene products by bringing together different combinations of exons of 3 or more genes. ये भी गलत है। ठीक है, ये वाला भी गलत है। कैपिंग ऑफ यूकैरियोटिक mRNAs occurs exclusively in the nucleus. जो ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना एक्सक्लूसिवली, ये थोड़े डाउटफुल होते हैं। तो खाली न्यूक्लियस में होता है? नहीं, कुछ कुछ केस में साइटोप्लाज्म में भी देखा गया है, लाइक सम इन मैमेलियन सेल्स में कुछ, एंड कुछ ट्राइपेनोसोम्स के केस में। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर रहा डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ओनली। ठीक है, आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा ना क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए अब, ये मिक्स्ड टाइप का क्वेश्चन है एक। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है ये। ओके, गिवन बिलो आर द सम स्टेटमेंट्स विद द ब्लैंक स्पेसेस इंडिकेटेड बाय डैश। फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, फिलअप्स फिल करने हैं। ऑप्शन डी विजिबल नहीं है, आई नो, पर ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, आपके पास अब मैंने 3 ही ऑप्शन कर दिए, मुझे इन तीनों में से आंसर बताओ क्या पूछा गया है इसमें। A plasmid cloning vector digested with an enzyme with a single restriction site in the plasmid that generates 3' overhangs can be made blunt ended using what? तो कौन से एंजाइम से ये हो सकता है पूछा गया है। ठीक है, एक डीएनए है, उसका न्यूक्लियोटाइड कॉम्पोजिशन बताया गया है, 30% उसमें एडेनिन है, 35% गुआनिन, 20% साइटोसिन एंड 15% थाइमिन। तो ये कौन सा हो सकता है बताओ। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है, बी वाले में या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड। तो आपको बताना ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा। अगर आपका ये हो जाता है तो आपके ऑप्शंस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर बाकियों में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो। ठीक है, सबसे ईजी क्योंकि यही है। देखो, आपने चारगाफ रूल पढ़ा होगा, है ना, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स के इक्वल होते हैं, और इसके अलावा A इज इक्वल टू में T होता है एंड G इज इक्वल टू में C होता है। प्यूरिन्स इज इक्वल टू में पिरिमिडिन्स, है ना। तो प्यूरिन्स कौन से हैं भाई? ये दोनों A प्लस G, 30 प्लस 35 तो 65 होता है, लेकिन C एंड T हेयर 20 प्लस 15 35 है, तो गलत हो गया। A 30 है एंड T 15 है, बराबर ही नहीं बैठ रहा, 35 20 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड के रूल फॉलो नहीं कर रहा, है ना। सबसे इजी हम सबसे पहले करते हैं, तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो आपका ये वाला ऑप्शन अब गलत हो गया। ठीक है, आंसर बी इज रॉन्ग। तब आपके पास क्या क्या बच गया? अब देखो, फर्स्ट में उन्होंने बताया है जो एंजाइम का नाम है, या तो टैक पॉलीमरेज है या मूंगबीन न्यूक्लियेज। ठीक है, सी क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ ओनली ट्रंकेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रांसजीन डिराइव्ड mRNA इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स जनरेटेड यूजिंग अ ट्रांसजीन फ्रॉम अ प्रोकैरियोटिक सोर्स इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू व्हाट? किसकी वजह से है? या तो जो देखो ऑप्शन में mRNA इंस्टेबिलिटी सीक्वेंस की वजह से, या फिर जो पॉली ए सिग्नल्स होते हैं ट्रांसजीन सीक्वेंस में उसकी वजह से। ठीक है, फोर्थ का कहता है डैश इज अ मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द पोजीशंस वेयर इंडिविजुअल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच टू अ जीनोम। जहां पर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जीनोम पे ऐड हुआ है, उसके लिए कौन सी टेक्निक होती है? फिश होती है या ये होती है? तो उसके लिए चिप सीक्वेंस ही होता है, फिश नहीं होती। तो आंसर नंबर ए भी आपका जो है वो कट हो गया। लेकिन अभी आप लोग सोचोगे हमें कैसे पता, हमने तो ये नहीं पढ़ा। तो अब हम और ज्यादा देखते हैं इसकी डिटेल में। ए और
सी को समझते हैं, है ना। देखो जो प्रोडक्शन है ओनली ट्रंकेटेड मॉलिक्यूल्स की, कौन से, ट्रांसजीन डिराइव्ड mRNA, कहाँ से, ट्रांसजीन प्लांट्स में, जिनको कैसे बनाया गया है, जिनको प्रोकैरियोटिक सोर्स से बनाया गया है, और किसकी वजह से, तो आप देख सकते हो या तो वो mRNA स्टेबिलिटी सीक्वेंस है या पोली ए सिग्नल्स है। तो ये पोली ए सिग्नल्स के टाइम पे आपने देखा होगा इसकी वजह से ही जो ये वाला फंक्शन है वो होता है, किसकी वजह से, जो उसकी पोली ए टेल के जो सिग्नल्स होते हैं पोली ए सिग्नल्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एक बार हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए फिर से, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर डाइजेस्टेड विद एन एंजाइम with a single restriction site in the plasmid that generates 3 overhangs। ये किससे बनाते हैं 3 overhangs, कौन सा एंजाइम होता है, तो 3 overhangs के लिए जो एंजाइम होता है वो आपने पढ़ा था न्यूक्लियेज, ठीक है, थोड़ा याद करोगे आ जाएगा। टैग पॉलीमरेज ये काम नहीं कराता, पीएफयू भी नहीं कराता, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी नहीं कराता, आपने इसमें पढ़ा होगा न्यूक्लियेज एंजाइम। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको नहीं भी आते ऑप्शंस तो वो आपको निकालने पड़ेंगे थोड़ा दिमाग लगा के, क्योंकि आपने पूरी मोलबायो पढ़ी है, ठीक है। तो आप उसको इस बेसिस पे नहीं छोड़ सकते कि ये पॉइंट आपको नहीं आता, ठीक है। नहीं आता तो आप एलिमिनेशन के प्रोसेस से या जो पॉइंट्स आपको आते हैं उन मेथड से ट्राई करके आंसर तक आपको पहुंचना ही होगा, ठीक है। और सी सेक्शन इतना टफ नहीं होता जितना आप सोचते हैं, जितने क्वेश्चन बड़े होते हैं उतने ही वो इजी भी होते हैं, बस जरूरत होती है उनको ध्यान से पढ़ने की, शांति से टेंशन फ्री होके रिलैक्स माइंड से उन्हें एक बार रीड करो, आंसर उसमें ही मिल जाता है, ठीक है। तो ये करें हमने आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों को हेल्प मिलेगी ये देखने में कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, है ना। अब एग्जाम आने वाला है आपका बहुत जल्दी ही, तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो अलग तरीके से थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अब जो आप पढ़ते आ रहे हैं उनको अब आपको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, राइट। रिवीजन करते रहिए, जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कोई भी एग्जाम है वो हो नहीं पाएगा। आपको याद आएगा आपने पढ़ा है, लेकिन आपको याद नहीं आएगा इसका आंसर क्या है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।